लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज़ अहमद मलिक आज आपका इस्तकबाल करता हूं एकेडमी ऑफ अर्राई स्टडीज़ और रिसर्च की जानिब से। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रेहान असद साहब। रेहान असद साहब से हम जानेंगे जो इन्होंने किताब लिखी है बिरादरी के ऊपर, और ये जो चर्चा करना चाहेंगे, गुफ्तगू करना चाहेंगे उसके कंटेंट पर, और हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो रेहान असद साहब आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर रेहान असद साहब अलमजमा यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं इस्तकबाल करता हूं डॉक्टर रेहान असद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज भाई, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस टॉपिक पे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किताब लिखी है, आपकी किताब का नाम है द अराई डायस्पोरा इन रोहिलखंड रीजन ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो ये आपने इसमें क्या बताया रेहान असद साहब, हमारे ऑडियंस को बताइए। शहनवाज भाई, पहले तो ये ना कि किताब की जर्नी कैसे शुरू हुई, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कुछ थोड़ा डिस्कशन कर लें। जी बताइए। असल में आप तो जानते हैं जिस तरह से ये कम्युनिटी स्पोरेडिकली एक छोटी सी जगह पे स्प्रेड है, पीलीभीत, बरेली और उत्तराखंड के कुछ कस्बे कहूँगा जी, कुछ रामपुर और कुछ सहारनपुर और जी वो भी, हाँ थोड़ा पार्ट रामपुर बिजनौर साइड में, 2 गांव रामपुर में हैं, बिजनौर में कुछ की तरफ है। और उसके अलावा जब हम इधर आते हैं तो पहले ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जब ये यूपी का पार्ट होता था। जी। बाद में वो फिर रुद्रपुर आ गया और फिर अब वो किच्छा और ये सब भी बहुत डेवलप हो गया। जी हाँ। तो यही हमारे एक छोटी सी स्पोरेडिक एक कम्युनिटी थी, ख़ास तौर से इस एरिए की। तो इस कोहॉर्ट में जब हम लोग बचपन में कहीं जाते थे तो ठीक है, दैट इज़ वेल एस्टेब्लिश कम्युनिटी, लेकिन एक जब आप लार्जर डोमेन में जाते हैं तो बर्रे सग़ीर में डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं इंसान की। एक आइडेंटिटी कभी आपका रीजन हो जाता है, कभी रिलीजन हो जाता है, उसके साथ साथ फिर आप किस कम्युनिटी या किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ये सवाल हमेशा आता है। ये सवाल हमेशा आता है। नौजवान सोचते हैं हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हर कल्चर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जी। तो साउथ एशियन कल्चर में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और इत्तेफाक ऐसा था कि पोस्ट पार्टीशन 1947 अ मेजर चंक ऑफ आवर कम्युनिटी माइग्रेटेड टू अदर पार्ट ऑफ पंजाब, जिसे हम साउथ वेस्ट पंजाब कहते हैं। जी। तो हमारी ट्रेसेस और हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बहुत शेडी थी। उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी। बुज़ुर्गों से ओरल नरेशंस सुनते रहते थे। उसके बाद हुआ ये कि तालिब इल्मी के दौर में नसीम साहब, जो आपकी अराई एकेडमी से काफ़ी जुड़े रहे हैं, सोशल वर्क भी किया है, डॉक्टर नसीम साहब ONGC वाले, जो एक लॉ एक्सपर्ट हैं। जी। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब उर्दू में लिखी। किताबें तो और भी पहले बहुत लिखी गई थी, लेकिन उर्दू लैंग्वेज की बुक थी। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया उस बुक को पढ़ने के बाद, उस शायद मैं MBBS सेकेंड या थर्ड ईयर में था। उस ज़माने से ये ध्यान था कि कुछ और रेफरेंसेस कलेक्ट करी जाएं, कुछ और चीज़ें सर्च करी जाएं, माइग्रेशन के कुछ एविडेंस ढूंढे जाएं कि पंजाब से कब आए, कैसे आए, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कंपाइल करा जाए। तो इस तरह से ये किताब की जर्नी शुरू हुई थी। अच्छा। इसके साथ में आपके एक ऑथर और हैं जो शम्स जिलानी साहब, इनके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? अच्छा, शम्स साहब वैसे तो अज़ीज़ भी लगते हैं मेरे कई रिश्तों से, और वालिद साहब से उनका तारुफ़ भी है, और वैसे उनका तारुफ़ ये है कि उनके आबा व अजदाद यहीं हिंदुस्तान के रहने वाले थे, अपने पीलीभीत के ही। एक गांव बांसखेड़ा है जहाँ से इन लोगों का ताल्लुक़ था, और बहुत पुराना कदीम, अभी कहाँ है, नामवर ख़ानदान था। और ये 1931 में यहाँ पैदा हुए। उसके बाद 48 में ये पहले ईस्ट पाकिस्तान जिसे कहते थे, बांग्लादेश चले गए। उसके बाद वो पाकिस्तान मूव कर, ठीक है, हम तफसील से इनके ऊपर बाद में आएंगे। हम शख्सियात का जिक्र करना चाहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस किताब में आपने नौजवानों को क्या एक तरीके से तालीम दी है कि आप लोगों की हिस्ट्री क्या है और आप लोग कौन हैं, क्या हैं। किताब के कई सेक्शंस हैं जी। तो सेक्शन इस तरह से डिवाइडेड हैं कि सबसे पहले जो टाइटल है या जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये क्या टर्म है, अराई क्या है, कौन है ये लोग। और उसके बाद फिर हमने कुछ कॉलोनियल रेफरेंसेस निकाली। ख़ास तौर से उसमें बड़ी एविडेंट एक जो है ग्लॉसरीज ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब, सर डेंजल एबिटसन की एक कंपाइलेशन थी 1883 की। उन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है कम्युनिटी के बारे में, चीज़ें थी, तो उसको पेश किया। एबिटसन क्या कहते हैं? एबिटसन ने एक ख़ास बात ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर कॉल की जो थीसिस है ना, जिसका आपने पहले भी कई बार जिक्र किया है, जी, तो वो कई बार एक एलिगेशन ये आ जाता है कि राई और माली सिनोनिमस हैं। अच्छा। तो एबिटसन ने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स।
एक ये है कि ईस्ट पंजाब में एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है जिसको हम राई या अराई कहते हैं, ठीक है, अच्छा। सतलज वैली में। सतलज। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन एक यही सेम टर्म साउथ वेस्ट पंजाब में सिनोनिमसली यूज़ करा जाता है हर उस आदमी के लिए जो खेती बाड़ी करता है, वो माली भी हो सकता है, वो बागबान भी हो सकता है, वो जाट भी हो सकता है। अच्छा। तो अब मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो इस अराई कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ओवरलैप है ना इस टर्म का, इसकी वजह से कई सोशल साइंटिस्ट कंफ्यूज हुए। अच्छा। और उन्होंने इस कन्फ्यूजन में कई बार एक जर्नल जो अराई कम्युनिटी पंजाब की है उसको मालियों से कनेक्ट करने की कोशिश कर तो दी। ये नाम जो है, ये नाम कुछ कम्युनिटीज़ यूज़ करती रही हैं पास्ट में, और अभी भी कुछ लोग यूज़ करते रहे हैं, जो कि एक ओरिजिनल जो अपने आप को राई कहते हैं और इबर्टसन जिनका जिक्र कर रहा है सतलज वैली में, उनसे अलग है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर जो रोहिलखंड रीजन में जो राई अपने आप को कहते हैं, उनके बारे में आपने किताब में क्या लिखा है? अच्छा, ये जो है बेसिकली डिफरेंट एपिसेंटर्स से लोग आके माइग्रेट हुए, लेकिन मेन जो कौन लोग हैं? एक सिंपल आसान हाँ, ये एक एग्रेरियन कम्युनिटी थी। अच्छा। जो पंजाब में आबाद थी। एग्रेरियन मतलब फार्मिंग, खेती बाड़ी करने वाली, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कम्युनिटी थी जो पंजाब में आबाद थी। और पंजाब से ये 1783 के बाद जो है ना, फिर वहीं पंजाब के जो कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग कहीं उच्च या मुल्तान से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। और ये यहाँ पे सिरसा में 300-400 साल से रह रहे हैं। अच्छा, पहला माइग्रेशन, पहली जो ओरिजिन है वो आप कहना चाह रहे हैं उच्च और मुल्तान शरीफ से हुआ। जी। फिर उसके बाद में सिरसा आए। फिर वो ये कहता है कि 1759 से 1783 में 2 कहत बड़े पड़े थे। उससे पहले तक चोया और घग्गर एक वादी है। अच्छा, नदियाँ, उनकी वैलीज में ये पूरी तरह से आबाद थे। बहुत सारे इनके गांव थे वहाँ पे। फिर उन इलाकों में कुछ अनरेस्ट था, भट्टी और सुमरा कम्युनिटीज़ आपस में लड़ा करती थीं और उसकी वजह से थोड़ी एनार्की हो गई थी। तो वहाँ से ये माइग्रेट करके, उस वक्त पीलीभीत जो है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होता था। अच्छा। तो उसने ये लिखा है कि बरेली और रामपुर में आके और आबाद हो गए। नैनीताल, वो जाहिर सी बात है, नैनीताल बरेली और रामपुर के इलाकों में आके आबाद हो गए। तो ये जो रोहिलखंड की आबादी है बेसिकली ये सिरसा की आबादी है। हाँ, ओरिजिनली वी कैन से दे केम फ्रॉम पंजाब। कुछ पार्ट सिरसा का, कुछ जालंधर का। जी। अब ये भी कहते हैं कि जालंधर में एक तहसील थी नकोदर, तो नकोदर से भी काफ़ी सारे लोग आके बाद में आबाद हुए। फिर अंदर इनके कुछ छोटे से डिविजन्स थे जो ओरल और वर्बल थे। उन पे हम ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस हिस्ट्री को और कहीं और एविडेंस में, रिकॉर्ड में, यहाँ पर गजेटियर में पीलीभीत और बरेली और नैनीताल के गजेटियर में क्या लिखा गया है? अच्छा हाँ, जो हमें सबसे पहली रेफरेंस यहाँ रोहिलखंड में इन लोगों की मिलती है वो एक सेटलमेंट रिपोर्ट है यूनाइटेड प्रोविंसेस की। अच्छा। ठीक है, ये जब यूपी नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था। तो वो सेटलमेंट रिपोर्ट मोइन करके सेटलमेंट ऑफिसर हैं जी, जो ये लिखते हैं कि ये पंजाब से माइग्रेट करके कम्युनिटी आई है। अच्छा। और इससे पहले के सेटलमेंट तक ये लोग माशी तौर पे प्रधान या ठेकेदार थे। अच्छा। लेकिन अभी जो पोस्ट 1857 का जो सेटलमेंट है, अब दे आर गोइंग टू बी वेरी रिच। और हमेशा नए नए स्टेट्स खरीदते रहते हैं। अच्छा। और बरेली डिवीज़न में, क्योंकि तभी भी बरेली बरेली डिवीजन्स में इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा। और ये अपने इलाकों में जो काश्तकार हैं या जो टेनेंट्स हैं उनका काम करते हैं। अच्छा। उनका अच्छा ख्याल रखते हैं ताकि गाँव वगैरह अच्छा बसा रहे। अच्छा। बहुत ज़्यादा पैसा उन पर खर्च नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखते हैं कि भूखे ना मर जाए। अच्छा। ये लाइन उसने वहाँ। अच्छा। तो बरेली पीलीभीत का है, तो कुछ गजेटियर में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह से नैनीताल का जो गजेटियर है, जी, नैनीताल के गजेटियर में भी राइयों का जिक्र है। और शायद मेरे ख्याल से उस टाइम किच्छा में तो आबादी 10 या 15 मेरे ख्याल से मैक्सिमम, बहुत कम, लेकिन उसके गिरदोनवा में जो गाँव बहुत सारे, उसके अंदर आबादी अच्छी बड़ी करीब जिक्र की गई है। मेरे ख्याल से 1910 या 11 का जो नेवल का गैजेट है, उसने 4000 बताई है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की आबादी। तो उसमें कुछ राइयों की आबादी 4000 बड़ी आबादी रही है राइयों की 4000 आबादी। लेकिन वो अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की आबादी की मेरे ख्याल से 1 या 1.5। कई गाँव अच्छे खासे गाँव रहे। हाँ, अच्छे बड़े गाँव हैं। अच्छा। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उसने ये भी जिक्र किया है कि यहाँ पे ज़मींदारी राइट्स नहीं है, ब्रिटिश डायरेक्ट ही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो राई हैं वो ज़्यादातर प्रधान या ठेकेदार, अच्छा, प्रधानों के जरिए रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट। ऐसे कुछ गांव जो बड़े ज़मींदारों के पास थे, और ज़मींदारों के नाम कुछ आपने जो किताब में मेंशन किए होंगे। असल में वो तो एक ब्रिटिश सिस्टम था जो अंग्रेज़ों ने ही खड़ा करा था। फिर हमें एक सेटलमेंट रिपोर्ट में एक चीज़ और मिलती है कि जब ब्रिटिश आए इस इलाके में
तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि माशी तौर पे 2 चेंजेस देखने को मिले पीलीभीत बरेली डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा वो ये है कि 2 नए ग्रुप्स क्रिएट हुए जिनके पास लैंड ओनिंग राइट्स ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए। अच्छा एक बनिए अच्छा और एक राई या राई जो भी आप कहें। अच्छा वो रीज़न ये है कि रोहिलाज उससे पहले रूलर थे जी और वो रोहिलाज पठान थे, अफगान्स थे। जी, जी। वो एक एंग्लो अफगान वॉर हुई जिसमें लखनऊ भी शामिल था। ये आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? ये है कि 1774 में रोहिला अफगान वॉर हुई है। नहीं ये जो ज़मींदारा है पीलीभीत और बरेली में, ये कौन से ईयर्स की बात है? ये है स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 से अगर हम बात करें, या पोस्ट 1857। 1857 के बाद की बात है। तो इसमें सामाजिक उनका जो स्टेटस था वो क्या था? माना जाए कि और भी बरादरियां हैं जो कि वॉरियर हैं या ज़मींदार हैं, और चाहे वो दूसरे धर्मों की हों, तो राइयों का सामाजिक स्तर क्या था? नहीं, उसमें जिस तरह से गैजेट्स में डॉक्यूमेंटेड है उसमें इस तरह का है, परसेंटेजेस भी लिखी हुई हैं। अच्छा कि परगना जहानाबाद में सबसे बड़े लैंड ओनर्स यही हैं। अच्छा हिंदू मुस्लिम्स दोनों में मिला के करीब 33% ज़मींदारी परगना जहानाबाद में इन लोगों के पास है। फिर एक परगना पीलीभीत का अलग होता था जो अब तहसील में कन्वर्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो वो उसमें 11.4% के आसपास है। अच्छा अच्छा। तो बनियों की भी ऐसे ही है 11%। क्या सिर्फ काश्तकारी करते थे, कुछ कारोबारी भी थे या कुछ नौकरियों में भी रहे हैं? असल में ये बेसिकली तो पूरी एग्रेरियन कम्युनिटी है। जैसे हम पीछे की तारीख देखते हैं ना, तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल कहते हैं कि वी डोंट नो दे आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। और बहुत मेहनत करते खेती में ना। तो यहाँ भी आने के बाद इनका पेशा शुरू के दौर में तो मेजॉरिटी ऑफ द चंक खेती बाड़ी। अच्छा, खेती के बारे में कुछ अंग्रेज़ों ने भी कुछ रेफरेंस और हवाले के साथ में स्पेशल फोकस किया है कि मैं पढ़ रहा था तो पंजाब की जो कैनाल कॉलोनीज बनाई गई, इसके लिए इस बरादरी को इनवाइट किया गया अनडिवाइडेड पंजाब में। इनको आके बस क्या यहाँ तराई के रीजन में रोहिलखंड में भी ऐसा कुछ स्पेशल मेंशन किया है? वो जो मेंशन है वो क्या है? नहीं, वो यही है कि मतलब दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और जो ज़मीनें हैं और जो खेती बाड़ी है इन्होंने आके बहुत मेहनत की पंजाब से, एंड दे क्रिएटेड अ वेरी बिग स्टेट्स। अच्छा, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब आपकी इकोनॉमी और चीज़ें जो हैं सोशल अपलिफ्टमेंट होता है तो फिर तालीम भी आती है, तालीम के बाद और सोशो कल्चरल चेंजेस भी आते हैं, फिर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके कल्चरल एवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो फिर एक फिनोमेना साइड में चलते हैं ये सारी चीज़ों का। अच्छा अच्छा। तो क्या इनका कल्चर क्या था शादियों का और उसका मज़हब का, मस्जिद और मदारिस का? और अच्छा हाँ, ये एक ख़ास बात है, रीति रिवाज के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? ये एक ख़ास बात है। जैसे नैनीताल में भी आप देखें और पीलीभीत बरेली में भी आप देखें तो हर गांव में जहाँ जहाँ ये जाके आबाद हुए जी, वहाँ आपको एक मस्जिद ज़रूर मिलेगी। अच्छा अच्छा। जो इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट की है। अच्छा, बनाइए। तो जैसे मेरे अपने ही गांव में मेरे आबा अजदाद की बनाई हुई एक मस्जिद थी जो मेरे ख़्याल से 1858 की थी। तो वो बन के नई मस्जिद बन गई है। वालदा जिस गांव की थी वहाँ भी वालदा के परदादा वगैरह का पत्थर नाम लिखा हुआ है अभी भी। अच्छा। और वो मस्जिद पे 1856 का शायद मेरे ख्याल से 1858 का बोर्ड है। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने जब ट्रेस किए और 2-4 जगह मैं गया। एक गांव है जगत, जी, ये मरिया ब्लॉक में आता है। तो जगत के अंदर तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है, शेख फ़कीर बख्श साहब हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। उनकी बनाई हुई है, वो भी कम से कम 150 साल पुरानी मस्जिद है। तो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में कुछ 160-170 साल पुरानी मस्जिदें मौजूद हैं। नौगमा में भी जब मैं गया सलमान भाई और आपके साथ, तो वहाँ भी लोगों ने बताया 100 साल से पुरानी मस्जिद, पीछे की वॉल अभी भी मतलब ये जहाँ गए तो वहाँ मस्जिद कायम की। बिल्कुल। और पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम, तालीम का सिस्टम क्या रहा है? अच्छा, मेरे ख्याल से तालीम का सिस्टम तो यही है कि होम स्कूलिंग का टाइम था। लेकिन स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि काफ़ी सारा थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ एक अवेयरनेस जैसे और लोगों की बढ़ी, तो इनकी भी बढ़ी। और मुझे लगता है कि वो अलीगढ़ स्कूल या अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी थी, एक बहुत पुराना स्कूल काफ़ी रोल प्ले किया। अलीगढ़ जब बन रहा था MAO कॉलेज, उस टाइम में एक पुराना स्कूल भी हमारा धुंधरी में मैंने सुना है। ये धुंधरी में एक पुराने ख़ानदान था जिसके ज़मींदार हुआ करते थे नवाब मंजूर अहमद साहब जी। तो नवाब मंजूर अहमद साहब की इंतकाल थोड़ा अर्ली स्टेज पे हो गया था, जल्दी हो गया था, मेरे ख़्याल से 1907 या 8 डेटा के पीछे। तो उनकी जो ज़मीन जायदाद थी तो 2 गांव वक्फ करके इनकी वालदा ने, अच्छा, और इनके चचा ने एक मदरसा कायम किया था मंजूरुल उलूम के नाम से। अच्छा, मंजूरुल उलूम। तो वो काफ़ी दिन चला और अभी भी वो स्कूल की शक्ल में है, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल है। डेवलप नहीं हो पाया वो किसी वजह से। डेवलप नहीं हो पाया लेकिन अच्छा पड़ा। उसकी क्या ईयर रहा होगा एस्टेब्लिशमेंट का, अगर आपको याद से जी? वो लेट
19th सेंचुरी, मतलब 1890 वगैरह कम से कम 150 साल पुराना मान लें उसे इस वक्त में। हाँ 140-135 साल पुराना करीब वो मदरसा था जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़वातीन की तालीम का क्या इंतज़ाम था? क्या मदारिस में भेजे जाती थी या उस टाइम में जब पहले स्कूल नहीं थे, आज कम से कम 100-125 साल से या 150 साल से? अच्छा, ख़वातीन का तो मुझे लगता है कि कल्चर था होम स्कूलिंग का, कि वो इतना पढ़ लिख लेती थी कि कुरान पढ़ लें और उर्दू की किताबें पढ़ लें और जो नस्ब जो लैंग्वेज उस ज़माने की होती थी, घर के कामकाज अच्छे से सीख लें, पर्दे का और इस्लामियात का। मुझे लगता है कि इनकी फॉलोइंग ये सुन्नी हनफी फ़िक़्ह से, जिसे हम मातरूदी या शारी कहते हैं जी जी हमारे इस्लामिक थियोलॉजी में। जी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि पर्दा ख़ास तौर पे पर्दा या घर पे ख़वातीन का रहना क्या उसी इस्लामियात के मुताबिक था या? हाँ, आपको ज़्यादातर घर इसी तरह के मिलेंगे, ख़ास तौर से मिडिल क्लास सोसाइटी। हाँ, घर का स्ट्रक्चर कुछ बताइए। घर के स्ट्रक्चर्स पुराने मैंने बहुत घर देखे और कुछ तब तो मिसमार हो गए, ज़्यादातर नहीं देखेंगे, लेकिन एक बैठक बाहर होती थी, तो बैठक पूरा एक एरिया होता था, वो बैठक कोई कमरा नहीं होता था, उसमें ज़्यादातर हर तबके के हिसाब से जो अमीर लोग थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी बैठक थी, जो मिडिल क्लास लोग थे उनकी छोटी बैठक जरूर लेकिन रखते वो थे। पूरा एक घर होता था बैठक। बैठक में आपको 1 या 2 कमरे मिलेंगे, आगे वरांडा होगा, उठने बैठने लेटने किचन होगा, टॉयलेट बाथरूम होगा, ये पूरी यूनिट मेहमान खाना था। अच्छा। और अंदर एक बड़ी सी देवड़ी के साथ जब आप अंदर पहुंचेंगे तो एक आंगन और फिर सारी चीज़ें, वो जनान खाना। अच्छा। और ये खाली राइयों का नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एलीट मुस्लिम्स के हैं, थोड़ा फ़र्क है सोशो इकोनॉमिक क्लास में, तो उनके यहाँ ये प्रैक्टिसेस थी। पर्दा वाज मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस। नसीम साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि घर के आगे एक अमरूद का पेड़ और एक पाखड़ ज़रूर पिलखन। हाँ, पता नहीं ये 2 पेड़ों से क्यों इतनी मोहब्बत रही है। पाखड़ के पेड़ और प्याज का शौक है, प्याज का भी काफ़ी शौक रहा है। मुझे लगता है ये प्याज का तो जो है कल्चर पंजाब से ही लेके आए। हाँ, पंजाब से लेके आए, क्योंकि प्याज से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, सुना है। प्याज को थोड़ा सा पंजाब के सोशल मीडिया पे सार्केस्टिकली भी राइयों के साथ जोड़ा जाता है। खाने पीने में कौन सी चीज़ें शुरू से बनती रही हैं और खाई जाती हैं शौक से? अब क्यूलिनरी हिस्ट्री पे इतनी चीज़ें तो नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें एग्जिस्टिंग थी। एक तो रोहिलखंड की देन है, ये जो उड़द की दाल और बासमती चावल की खिचड़ी है, क्योंकि इस इलाके में चावल बहुत होता है। जी जी। तो ये चटनी के साथ खाने का एहतमाम बहुत बहुत कॉमन। उड़द की दाल की खिचड़ी ख़ास तौर से ये सर्दियों में। गाँवों में अक्सर गन्ने की यहाँ पे खेती होती थी, तो रसावल बनने का एक बड़ा कल्चर था, रसावल बहुत बनता था। कड़ी का शौक रहा। कड़ी एक जो है कहते हैं स्पेशल कड़ी बनती है। हाँ, ये इनकी ज़रा थोड़ी जल्दी से कड़ी बन जाती है, जल्दी बहुत कॉमन बनती है, कच्ची कड़ी। जी जी, जिसे कच्ची कड़ी। सत्यन साबिर साहब ने एक अंग्रेज़ का जिक्र किया था कि वो बड़ी फेमस बात बता रहे थे कि कड़ी जो है कच्ची होती है। बिल्कुल। तो पहनने ओढ़ने का सिस्टम, पहनने ओढ़ने का अगर उस ज़माने में देखें तो जो सतलज मुस्लिम्स जिक्र करा है ना, जो एडिक्सन ने जिक्र किया है, पंजाब के जो सतलज मुस्लिम्स हैं, ऑलमोस्ट इनका ड्रेसिंग कल्चर, अगर आप आज के सिखों को देखें जो माइग्रेट करके यहाँ पे आए ना रोहिलखंड में बाद में पोस्ट 47, तो वो एक इस तरह का कुर्ता होता था, शॉर्ट कुर्ता। जी जी, कुर्ता जिसमें कफ होते हैं, हाथ शर्ट की तरह, और कॉलर होती है। जी जी। ये पुराने बुजुर्ग अक्सर जो कैजुअली वही पहना करते थे, कुर्ता पहनते थे, और नीचे पजामा इनका पतली मोरी वाला एक पजामा होता था। अच्छा अच्छा। और कैजुअली लोग जो हैं वो अक्सर जो तहमद जो भी कहते हैं, और जो थोड़ा सा फिर उसमें जाएं आप फॉर्मल, उसमें तो सदरी वगैरह भी पहना करते थे। और फिर वो अलीगढ़ का इन्फ्लुएंस, और फिर वो शेरवानी आ गई। शेरवानी तो बहुत एफ्लुएंट लोगों का क्लास की ड्रेस, शेरवानी तो सब नहीं पहन पाए, तो फिर वो शेरवानी भी इंट्रोड्यूस हो गई कुछ एलीट क्लास में। जी जी जी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने देखे हैं पुराने। शम्स साहब के परदादा का फोटोग्राफ है, 1910 का है। जी जी। वो बैठे हुए हैं, एक अलीगढ़ में गए हैं, एक स्टूडियो में बैठे हैं। अच्छा। तो वो एक उस ज़माने की मॉडिफाइड शेरवानी पहने हुए हैं, और चेन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये कुछ एफ्लुएंट लोगों के डिफरेंट जो उस टाइम के फैशन था, लेकिन आम लोगों का लिबास यही था। अच्छा अच्छा। टर्बन भी अच्छा बांधने का था। पुराने बुजुर्ग सारे उसको अब पंजाब कल्चर के हैं, ये तो जो भी कहें। टोपी हमने अब तक देखी है। हाँ, टोपी और टर्बन। जब इस इलाके में रामपुरी कैप हमने देखी है। जब बाहर निकलते थे तो साफा बांधने का कल्चर, साफा बांधने का कल्चर रहा है। तो एक अगर राही जा रहा है, अगर बुजुर्ग जा रहे हैं, तो दाढ़ी भी है, टोपी भी है, और सफ़ेद कुर्ता पजामा है, सफ़ेद कुर्ता और काले जूते हैं। जी जी। तो एक अलग ही पहचान है कि वो बुजुर्ग उस खानदान। और बहुत पुराना फोटो मिला, करीब 125 साल पुराना है। डांग के जो मशहूर ज़मींदार थे नज़ीर अहमद साहब, उनके वालिद का है। जी जी। बड़े मियाँ कहते थे, इस वक्त नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा। वो वैसे हाथ से थोड़ी सी पेंटिंग्स होती थी, तो उसमें वो साफा बांधे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। शादियाँ और इंतकाल, इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी अभी तक, अभी 10-20 साल पहले तक
कि इनकी दोनों चीज़ें बिल्कुल सादगी से होती हैं। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे। थोड़ा मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी का रिफ्लेक्शन था। अच्छा। उसकी भी ट्रेसेस ये है ना कि वो जो एबिटसन लिखता है कि वी डोंट नो व्हेन दे कन्वर्ट टू इस्लाम जी। बट ऑलमोस्ट अ मैन लाइक अ मोहम्मदन, तो वो उसका इंडिकेशन ये है कि दे आर मोर ऑर्थोडॉक्स कंपेयर टू अदर नेबरिंग कम्युनिटीज़। तो वो ऑर्थोडॉक्सी रिफ्लेक्ट होती है शायद। अच्छा। तो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब ये हो गया कि मोर प्योरिटन इस्लाम, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवायतें, रस्में, चीज़ें कम हैं, मतलब अगर आप और कम्युनिटीज़ से कंपेयर करें जी। तो वो शादियों में भी वही रिफ्लेक्शन सादगी, और मौतों में भी जो बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड हो गई हैं वो कम है। अच्छा, क्या कम्युनिटी के लोग आपस में मोहब्बत से एक दूसरे के लिए इंतकाल में कई कई गांव तक जाते हैं शादियों में दावत करने के लिए, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक रिश्तेदारी निभाते हैं, क्या इसके बारे में? अच्छा, वो मुझे लगता है कि अभी ये आजकल के जो हाँ, वसाइल बढ़ गए ना, आजकल के मसाइल को छोड़ दीजिए, आजकल के वसाइल अच्छा। तो आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें आसान है, तो ये मुझे नहीं लगता कि पुराने ज़माने में इतने लोग इन्वॉल्व हो पाते थे, क्योंकि भाई पहले तो बैलगाड़ियों से, घोड़ों से ट्रांसपोर्टेशन था, तो करीबी रिश्तेदारी आते थे। ये सब चीज़ें के जो नंबर बढ़े हैं, हाँ। ये मुझे लगता है क्योंकि एक कम्युनिटी का डायस्पोरा तो ऐसे ही, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे से मिक्सड हैं, तो अब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई मुझे लगता है। जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम भी अपने बुजुर्गों से सुनते रहे कि राही जो है रिश्तेदारी दूर तक निभाते हैं। जी जी। कि कोई ना कोई लिंक निकाल के उससे वो रिश्ते का निकल ही आएगा पूरे रोहिलखंड रीजन के अंदर। जी। और इसमें इंतकाल में जो रस्में हैं 10वां 20वां 40वां, ये क्या पुरानी हैं? ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़माने से हैं। फातह ख़्वानी का, नज़र नियाज़ का जो तौर तरीका है, फिर हम देखते हैं कि हर उस पर हुद्दा कहते हैं जिसे इंतकाल के बाद में मिलाद शरीफ का जो रिवायत है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, मिलाद शरीफ की रिवायत है। जी जी। तो ये मिलाद शरीफ की रिवायत भी इस रीजन के अंदर काफ़ी, हाँ, ये तो असल में ये अगर कम्युनिटी देखें ना तो सूफ़ी स्कॉलर्स से इनका एसोसिएशन पुराना रहा है। अच्छा। जैसे करघने का जो ख़ानदान है, जिन्होंने ये अंजुमन अराई वगैरह के प्रेसिडेंट थे शेख अब्दुल हक साहब, जी। इनके वालिद जो थे हाजी कुदरत अली साहब, वो और इमाम अहमद रज़ा ख़ां आला हज़रत जिनको कहते हैं हम, ये दोनों अपनी पहली हज में साथ में गए थे। अच्छा। ये उनके पीर भाई थे, महारेरा से इनका ताल्लुक़ था। अच्छा। और इन्होंने उस वक्त में एक बहुत बड़े स्कॉलर होते थे रामपुर के मौलवी सलामतुल्लाह रामपुरी, इनको बाकायदा अपने घर करघने में ला के रखा था, और इनके 2 बेटे जो हैं ना उन्हीं से पढ़े थे। और इनके बड़े बेटे शेख अब्दुल हक साहब जो हैं, वो 1857 से पहले के एक बड़े स्कॉलर थे पीलीभीत में, मुहद्दिस सूरती साहब, जिनका हज़रत ने जिक्र भी किया, शाह वसी अहमद नाम था। जी। अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़े नवाबों के बच्चे उनसे पढ़े, तो ये उनसे फारिग तहसील थे। अच्छा। तो दीनी तालीम एक आम थी, बहुत स्कॉलर्स हमारे यहाँ ऐसे मिलेंगे जो शौक़ के लिए दीनी तालीम हासिल करते थे। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब पीलीभीत से, कौन से गाँव से थे? ये तो बात की बात हो गई। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब खमरिया के रहने वाले, खमरिया के, और इन्होंने जो तो मंज़रुल उलूम से तालीम हासिल की थी, वो भी पार्टीशन से पहले। और आज के दौर में मुफ्ती स्वाले साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं दरगाह आला हज़रत मौलाना वक़ारुद्दीन साहब के वो थे। जी। तो और एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं सुकटिया में, जी। आप उनसे वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल। उनकी कहते हैं कि वो शुरू के दौर के हैं। जी। एग्जैक्ट उनका टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल पाया, लेकिन वो पुराने बुजुर्ग हैं। क्या आप उनका नाम और वो बता सकते हैं? मियाँ वाली सुकटिया कहते हैं। मियाँ वाली सुकटिया कहते हैं, वहाँ उर्स होता है काफ़ी। जी, उर्स होता है। मैंने काफ़ी तहकीक करने की कोशिश की, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मिला, तो लेकिन ये कहते हैं कि बहुत काफ़ी पुराने बुजुर्ग हैं। मुझे लगता है रोहिलखंड में जब हम लोगों की आमद हुई होगी, उस वक्त के वो। तो कम्युनिटी जो है उर्स से, मिलाद से, फातिहा से, नज़र नियाज़ से जुड़ी रही है, हमेशा से जुड़ी, जो वैल्यूज़ हैं उसको होल्ड करके रखा है। और दरगाह आला हज़रत और आला हज़रत के ख़ानदान से भी मोहब्बत रही, वाबस्तगी रही है, और खिदमात भी रही हैं। बिल्कुल। अच्छा। इसके साथ ही हम जिक्र करना चाहेंगे कि जो कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस इलाके में, या कुछ नुमाया शख्सियात जिनका लोग दूसरी कम्युनिटी भी पहचानती हों, वो ऐसी कुछ शख्सियात रही हैं रोहिलखंड रीजन में? हाँ, बिल्कुल। ये जो माधोपुर गांव है जी, इसी ख़ानदान से रिलेटेड, जैसे मंजूर साहब थे, मंजरुल उलूम जिन्होंने खोला था ना जी, इन्हीं के ही पीछे से रिलेटिव लगते थे, वो पूरा एक ख़ानदान था। तो ये जो अज़ीज़ अहमद साहब थे, शेख अज़ीज़ अहमद, ये 1901 या 2 में बरेली के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी। और इनके जो छोटे भाई थे शेख ज़मीर अहमद, अच्छा, ये डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन के बड़े अच्छे दोस्तों में थे। अच्छा। और अलीगढ़ के लाइफ मेंबर भी थे, वो जो अलीगढ़ स्कूल की जो सोसाइटी थी उसके। अच्छा, सर ज़ियाउद्दीन साहब के पोते मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, डॉक्टर शिराज साहब। जी।
तो ये सर ज़ियाउद्दीन के करीबी दोस्तों में थे, और सर ज़ियाउद्दीन जब बरेली एक बार आए, वो बड़ा मशहूर वाक़या है। हाँ, मैथमेटिक्स की किसी के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जो जिन्होंने हयात आला हज़रत लिखी है ना किताब, इंतकाल कर गए, जो आला हज़रत के बायोग्राफ़र थे, उनके मुरीद भी थे, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अल्लाह ताला अलैह, तो उन्होंने ज़िक्र किया बाकायदा कि आके सर ज़ियाउद्दीन जो है नवाब साहब की कोठी में ठहरे। इनकी कोठी सिविल लाइंस बरेली में जो स्टेशन है उसके पास में बहुत बड़ी कोठी थी। में और कुछ शख्सियत के बारे में आप? हाँ, ज़मीर अहमद साहब के अलावा जो है एक फ़र्रुख साहब थे, नज़ीर अहमद साहब थे डांग के, ये भी बड़े फिलैंथ्रोपिक वर्क किया इन्होंने। शेख अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने करगहना बिल्डिंग बनाई, वसी अहमद साहब के शागिर्द थे। उसके अलावा कुछ और नुमाया शख्सियात गुजरी हैं। एक यहाँ पर आज़ाद हिंदुस्तान में कोई विधान सभा या विधान परिषद पहुँचे? हाँ, अच्छा, उसमें मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि इससे आज़ादी से पहले भी खमरिया के इम्तियाज़ अहमद साहब थे जी, जो 3 बार या 2 बार MLC रहे। अच्छा। और नवाब छतारी ख़ुद उनके घर पे आके उनको खान बहादुर का मेडल दे के गए थे। तो ये काफ़ी एक्टिव रोल इनका रहा। और आज़ादी के बाद जो है वो आपने क्या कहते हैं अनीसुर रहमान साहब, जी, ये MLA रहे जी। अच्छा, एक अपने ही एक साहब थे जिन्होंने मक्का शरीफ में एक अपना कोई कमरा बना के वक्फ किया था। नहीं, वो 2 लोगों ने मक्का में रुबात बनवाई थी। अच्छा, रुबात बोलते हैं, अरबी लफ्ज़ है जिसमें जहाँ लोग आके ठहरते हैं, पहले लोग रुबातों में ठहरते थे। तो ये बड़ा मजलिया एक गांव था। अच्छा, वहाँ के जो ज़मींदार थे, अभी उनके डिसेंडेंट्स वहीं करगहना बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने बड़ा रुबात बनवाई थी करीबन आज से 100 साल पहले या 120-130 साल पहले। और ये ज़मीर अहमद साहब और अजीज़ अहमद साहब के भी ख़ानदान से एक रुबात थी। अच्छा, मैं कुछ दिनों पहले सुना था कि अगर पीलीभीत बरेली के और किच्छा रुद्रपुर के रामपुर साइड के जो गाँवों में बिरादरी के लोग हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में राई प्रधान हैं, चाहे कुछ घर ही हों गांव के अंदर, लेकिन वो प्रधानी में या तो इलेक्शन लड़ रहे हैं या जीत गए हैं या कंटेस्ट किया उन्होंने। जी। तो ये मेंबर ऑफ नगर पालिका हों, म्यूनिसपैलिटी हों या प्रधानी हो, इसमें एक्टिविटी हैं बरादरी की। हाँ, मुझे लगता है सियासत से शौक़ है थोड़ा सा। जी। तो सियासत जो है बिरादरी में भी चलती है या बिरादरी के बाहर ही चलती है? हाँ, वो दोनों ही हैं, मेरे ख्याल से आपस में ज़्यादा चलती है। अच्छा जी। रोहिलखंड की बिरादरी और दुनिया के अलग खित्तों में जो अभी राई बिरादरी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बिरादरी है, और पंजाब की भी कुछ गाँव अभी बचे हुए हैं जिनमें सुनने में आता है कि बिरादरी के लोग रह रहे हैं। जी। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? और इस पर जो थीसिस हैं और रिसर्चेस हैं, तो वो तो आपकी बुक भी है और डॉक्टर कॉल हैं उनकी बुक भी है। जी। इसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी सामने आए हैं। असल में पिछले 5 या 10 साल में जेनेटिक हिस्ट्री पे बहुत एडवांसमेंट हुए हैं। अच्छा। तो हम अब साउथ एशियन जेनेटिक्स के बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं। तो ये तो टॉपिक ऐसा है कि इस पे तो शायद एक अलग पॉडकास्ट हो, तो 1 घंटा भी कम है इस पे। जी, लेकिन क्योंकि साउथ एशियन जेनेटिक्स हाँ, थोड़ा सा जो तो है वो बहुत डिटेल में चली जाएगी बात। हाँ। लेकिन बात ये है कि एक तरह से सारे साउथ एशियंस की जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं हम सब एक हैं और बहुत डिस्टिंक्ट भी हैं। जी। तो हमारी जो रीजनल एफिनिटीज़ से डिस्ट्रीब्यूशन आता है जी। तो अभी के रीसेंट टेस्ट में कुछ सैंपल्स हमने यहाँ के लोगों के कराए और बहुत सारे सैंपल्स पंजाब के मौजूद हैं हमारे पास। पंजाबी अराइयों के, पंजाबी अराइयों के और कम्युनिटीज़ के भी हैं पंजाब के, रोहिलखंड रीजन के। जी। तो पीलीभीत साइड के जब उनके DNA कंपैरिजन किए और हमने, जेनेटिक टेस्ट हुए। जी। तो रीजनल एफिलिएशंस में जो रोहिलखंड की जो पॉपुलेशन है, हालांकि 200 साल से हम लोग यूपी में ही रह रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकली वो यूपी के पॉपुलेशंस के क्लोज नहीं है। अच्छा। जेनेटिकली दे आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स पंजाबी कम्युनिटीज़। अच्छा। और पंजाबी कम्युनिटीज़ में भी जाहिर सी बात है जो उनकी अपनी कम्युनिटी या जिस डायस्पोरा से वो निकल के आए उनके ज़्यादा क्लोज हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि जो पंजाबी और राई हैं और यहाँ जो अपने आपको हम लोग राई कह रहे हैं रोहिलखंड के, तो उनकी जो माइग्रेशन की थ्योरी है वो इससे जेनेटिक टेस्ट से साबित हो रही है। नहीं, वो तो वैसे भी एविडेंट है, वो सारे गजेट्स में, डॉक्यूमेंट्स में हर जगह लिखा हुआ और जी। वो एक ही बिरादरी है। बिल्कुल, वो तो उसके अपने वहाँ पंजाबी बोली जाती है, यहाँ उर्दू बोली जाती है। कहने का मतलब ये है कि शायद ये एंडोगेमस कम्युनिटी है, आपस में ही लोग शादियाँ करते हैं। जी। तो रोहिलखंड के लोगों का अभी भी जेनेटिक प्रोफाइल उसी तरह का है जैसे वो पहले थे। अच्छा, उतना चेंज नहीं। हम लोग पंजाबी हैं, जेनेटिक टेस्ट भी साबित करते हैं। अभी सिरसा जो है हरियाणा में आता है और तो ये पंजाबी रूट्स यहाँ पर पंजाबी सिखों ने तो अपनी ज़ुबान कायम रखी है, ये हमारी ज़ुबान जो है पंजाबी क्यों ख़त्म होती चली गई? अच्छा, ये एक तो बड़ा दिलचस्प सवाल है
क्योंकि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना सबसे मुश्किल काम है मुझे लगता है। अच्छा अच्छा। अगर आप अभी इंडियन डायस्पोरा देखें ना, जो यूएस में रहता है, या मैं अपने बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों को जानता हूँ जी जी। जो सेकंड जनरेशन अमेरिकन या कैनेडियन है, अच्छा। उनके बच्चे उर्दू नहीं बोल पाते हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त अजीज़ और क़ारिब में ऐसे लोग हैं। तो ये है कि जब हम कभी आए थे तो हम पंजाबी बोलते थे, अब आए हुए भी 200 साल से ज़्यादा हो गए। जी जी। लेकिन हाँ, हमारी रूट्स में जो हमारे एक्सेंट हैं, जो हमारा वर्ड्स के कुछ तलफ़ुज़ हैं उर्दू के, उनमें कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं जो आज भी पंजाबी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। नसीम साहब ने कुछ अल्फाजों की लिस्ट भी बनाई थी शायद। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक अल्फाज बताता हूँ कि दौरान तालिब इल्मी एक हमजुल्फ जो उर्दू में बोलते हैं ना, उसको हम पंजाबी और हिंदी में साड़ू बोलते हैं हिंदी में, जो आम ज़बान में यूपी में बोला जाता है, और हम लोग उसको हमेशा सांडू कहते हैं। सांडू आप किसी से भी सुनेंगे तो वो नेज़ल प्रोनाउंसिएशन लगा होता है। तो एक पंजाबी डिक्शनरी मेरी नज़र से गुजरी 100 साल पुरानी, तो वहाँ पे लफ्ज़ सांडू ही है। अच्छा, पंजाबी। तो जैसे पेड़ को पेड़ बोलेंगे, तो ये जो नेज़ल प्रोनाउंसिएशंस है ना, वो बहुत सारे पंजाबी वर्ड्स और पंजाबी लैंग्वेज के अभी भी, और कुछ अगवाड़े और पिछवाड़े, ये सब जो वर्ड्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। बीरन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पंजाबी के भी नहीं हैं और यहाँ के भी नहीं हैं, कुछ खुद ही दोनों की लैंग्वेजेस से मिक्स होकर इवॉल्व हो गए, जो सिर्फ यही लोग बोलते हैं। तो कुछ रिफ्लेक्शंस तो हैं, जैसे ड्रेस में मैंने आपको बताया था, वो बहुत दिन तक था, बट लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट थिंग। जब इंसान कहीं माइग्रेट करता है तो वो लूज़ कर देता है। अच्छा, आज के दौर में, ये तो हमने काफ़ी हिस्ट्री की बात की, आज के दौर में आप पीलीभीत में, बरेली में, रोहिलखंड रीजन में, नैनीताल में, रुद्रपुर, रामपुर में, और चाहे वो बिजनौरी और सहारनपुर हो, उसमें भी कुछ गाँव हैं, इसमें क्या सामाजिक और हैसियत, स्टेटस आप देखते हैं कम्युनिटी का? हमारे पास कोई ऑफिशियल सेंसस तो नहीं है, जो डाटा बात भी हुई थी आपके NI एकेडमी ने स्टार्ट किया था कि हम इस पे काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल लगता है कि कुछ फ्रंट्स पे वी लूज मेनी थिंग्स। जैसे एग्रीरियन लैंड होल्डिंग्स थी, चकबंदियाँ आई, चीज़ें चेंज हुई, तो बहुत सारे लोगों की लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हो गई। लेकिन एजुकेशन के फ्रंट में आई थिंक वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ध्यान ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। जैसे आप देखें एक छोटे गांव में भी बच्चे पढ़ लिख के बाहर भी जा रहे हैं, कई स्कूलों की बसें आ रही हैं कि गांव में, छोटे छोटे स्कूल्स, गांवों से बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं। और एक छोटा सा मामूली किसान भी जो है इस कम्युनिटी का, वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है नई नस्ल के मेरे ख्याल में 99% बच्चे पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल, और ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। और फीमेल एजुकेशन में की तरफ भी तवज्जो है। मुझे नहीं लगता कि जो एक वाइस है हमारे आसपास की सराउंडिंग, हिंदू मुस्लिम सारी सोसाइटीज़ में जो है कि सिलेक्टिवली आदमियों को पढ़ाते हैं, औरतों को नहीं पढ़ाते हैं, ये शायद हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियों को भी चांस मिलती है पढ़ने की। हाँ, इवन छोटे लेवल पे, गाँवों के लेवल पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ कॉरपोरेट्स में लोग कामयाब हुए हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में मुझे लगता है हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डाउन, कम है। जी जी। उसका रीज़न तो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी का ही कम है? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी हमारा कम है, उसमें भी कंपैरेटिवली कम है। उसका शायद रीज़न ये है कि थोड़ा सा माइग्रेटिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, तो लोग बाहर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। शॉर्ट टर्म पढ़ाइयाँ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये सब करके दे आर ट्राइंग टू गेट कॉर्पोरेट जॉब्स या इस तरह की जॉब्स में ज़्यादा है। एक बिज़नेस का पार्ट लैक करते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट लैक करते हैं। जी। अच्छा, बिज़नेस का पार्ट तो काफ़ी हद तक लैक करते हैं कि बड़े बड़े ज़मीनें जो हैं बेच दी और मार्केट डेवलप नहीं कर पाए, और दूसरों ने मार्केट डेवलप कर लिए। बिल्कुल, अपनी अपनी खेती की, किसानों की ज़मीनें बेचकर दूसरों ने कॉलोनीज डेवलप कर ली और वो प्रॉफिट नहीं हासिल कर पाए। बिल्कुल। अभी जो ट्रेंड है, इसको आप कैसे देखते हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और UK जाने का? आई थिंक इसमें तो अच्छी चीज़ है। अगर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं तब भी अच्छा है, और अगर जॉब्स के लिए जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप जब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वापस अपने ही मुल्क में आ रहा है, और बेटर फ्यूचर, बेटर एजुकेशन के लिए अगर बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड मूव। अच्छा, इसमें दूसरी बिरादरियों से हमारे ताल्लुक़ शुरू से, और दूसरे कम्युनिटीज़ से हमारे ताल्लुक़, और उनकी जो नज़रिए हैं हमारे लिए, वो क्या रहते हैं और रहे हैं? असल में एक तो ये है कि जहाँ भी इनके सेटलमेंट हैं, गांव के लेवल पे जो सेटलमेंट थे हिस्टोरिकली, जो 200 साल से पुराने हैं, चाहे वो रोहिलखंड में हो, चाहे कुमायूं रीजन में हो, मुझे लगता है बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे। अच्छा। जहाँ जहाँ राइयों की ज़िम्मेदारियाँ रहीं, वहाँ ज़्यादातर अच्छे तरीके से हिंदू मुसलमान सारे लोग उस ज़माने में जो सिस्टम था उस सिस्टम में रहे। अच्छा, लॉ अबाइडिंग लोग रहे हैं ज़्यादातर, मेरे ख्याल से लूटपाट, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और लॉ अबाइडिंग, ये टर्मिनोलॉजी तो मेरे ख्याल में ये कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में भी डिस्कस की गई है। ये फिट होती है उनके ऊपर। और कहीं ना कहीं ये पुराने अगर माइक्रो कल्चर को आप देखें तो एक और दूसरा सिस्टम भी है कि अगर कोई पैसे वाला भी है या ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली रिच आदमी है, तो वो भी अपनी सराउंडिंग का थोड़ा ध्यान रखना, फिलैंथ्रोपी करना, ये एक
पार्ट ऑफ द कल्चर रहा है और एक दूसरे को लेके चलना। पहले तो ये कल्चर था, एजुकेशन इम्पार्ट करना, कुरान पढ़ाना, मदरसे खोलना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक कल्चर था और अच्छा कल्चर था। अच्छा, बिरादरी में अपने आप को लेकर और अपने स्टेटस को लेकर एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? अपने आप को कहाँ देखती है बिरादरी के एग्जिस्टेंस को डिनाई कितना भी किया जाए, लेकिन यहाँ तो इंडियन सोशल सिस्टम के अंदर कास्ट की हिरार्की है और अपर कास्ट, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो हिरार्की है, तो इसमें बिरादरी अपने आप को कहाँ देखती है? असल में मुझे लगता है कि वक्त के साथ तो ये साइलोज ब्रेक हो जाएंगे। आने वाली जो 20th सेंचुरी है तब तक मुझे लगता है कि शायद कास्ट सिस्टम से हम बाहर निकल जाएं। ये तो ये तो खैर ख्याल अच्छा, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। हाँ, हुआ नहीं है अभी तक। और दूसरी कम्युनिटीज़ का भी एक मेजर इसमें वो है। हाँ, असल में इसका एक रिपरकशन होता है। जो हमारा इंडियन कास्ट सिस्टम है ना, तो उसके अंदर जो एक हायरार्की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो खुद में रोहिलखंड की जो कम्युनिटी है वो अपने आप को तो अशरफी कंसिडर करती है। जो मुसलमानों का एक अपना सिस्टम है अशरफ और अजलफ का जो बना हुआ, सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेटली, तो ये तो अपने आप में अशरफ ही समझते हैं और अशरफ ही कंसिडर करते हैं अपने आप को। क्या शादियों का जो इनका कल्चर है और स्टेटस है, क्या अपने आप को अगर अशराफ मानते हैं तो क्या दूसरी बिरादरियाँ भी इनको एक्सेप्ट करती हैं शादियों? कहीं कहीं एक्सेप्ट करती हैं, कहीं नहीं करती हैं जी। पार्टली है, ये पूरी तरीके से नहीं है जी। कहीं कहीं तो बहुत ऐसी शादियाँ हैं जो सादात में भी हुई हैं या बाकी लोग। अच्छा। जी बिल्कुल। तो दूसरी बिरादरियों को इनकी एजुकेशन से, इनके कारोबार से, इनकी फार्मिंग से भी कुछ फ़ायदे रहे हैं हिस्टोरिकली? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे कल्चर मिलेंगे जहां बहुत सारे गिव एंड टेक के रिलेशनशिप रहे हैं उन टाइमों में जब ये बहुत एफ्लुएंट थे या जब इनके पास एम्पावरमेंट था, ख़ासतौर से एग्रेरियन इकोनॉमी में जो इनका रोल था। जी। तो बिल्कुल ऐसे मिलेंगे कि कई कई जनरेशन्स ने फ़ायदे उठाए। बिल्कुल। अच्छा, बिरादरी की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर आप कंट्रीब्यूशन गिनाना चाहेंगे आज़ाद हिंदुस्तान में या आज़ाद हिंदुस्तान से पहले, जी, तो उसमें आप क्या कंट्रीब्यूशन गिना पाएंगे? एक पीलीभीत के अंदर पुराना स्कूल है, इस्लामिया स्कूल, वो एक कलेक्टिव जो माइनॉरिटीज़ थी उस वक्त की 1930s में स्टार्ट हुआ था, उसकी फाउंडेशन हुई थी। अब तो सैयद सिद्दीक हुसैन नेशनल इंटर कॉलेज के नाम से, SN इंटर कॉलेज कहते हैं। उसके अंदर कई फाउंडिंग मेंबर्स, कई बड़े डोनर्स, कई सारे लोग जो हैं वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें कई प्रेसिडेंट्स और कई सारे लोग भी उसी का पार्ट रहे। जी। तो ये एक एजुकेशनल मूव था जो अभी तक है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस स्कूल के इंडिया में या इंडिया से बाहर पढ़ के निकले। कानपुर में एक हलीम इंटर कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है। जी। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि अब्दुल हलीम साहब, जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाफिज़ अब्दुल हलीम साहब पंजाब में जगह बिस्सी, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था और स्टीरियोटाइप ब्रेक करके उस ज़माने में इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट की थी। अच्छा। और ये एक बाद में लेदर इंडस्ट्री में लीडिंग मर्चेंट्स में थे इंडिया के। हाँ, मतलब यूनाइटेड इंडिया के। और इसी निस्बत से ये मूव करके पंजाब से कानपुर आए, बिकॉज कानपुर वाज द हब ऑफ लेदर इंडस्ट्री। और जब वो बिज़नेस में ज़्यादा ग्रूम कर गए तो बाद में उन्होंने कई फिलैंथ्रोपी की, वहाँ के म्यूनिसिपलिटी बोर्ड के मेंबर भी थे। अलीगढ़ स्कूल या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी कुछ उनके कनेक्शंस थे और इसी एक एजुकेशनल फिलैंथ्रोपी के पार्ट में उन्होंने ये हलीम डिग्री कॉलेज और इनके बेटे बारेट लॉ हुआ करता था। अच्छा। तो इनके बेटे बारेट लॉ करके आए थे इंग्लैंड से। अच्छा। उन्होंने फिर इस स्कूल को काफ़ी ग्रूम किया था। फिर बाद में वो डिग्री कॉलेज कन्वर्ट हो गया। तो ये हिस्ट्री कानपुर के लोग या आम जनरल आवाम जानती है कि नहीं जानती है? अब इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कानपुर में लोग क्या सोचते हैं। अच्छा। वैसे मैंने कई लोगों से पूछा है। हाँ। तो हलीम साहब को तो सब जानते हैं। हाँ। लेकिन उनकी बैकग्राउंड और रूट क्या थी। अच्छा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में मियाँ मोहम्मद शफ़ी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? अच्छा, मियाँ मोहम्मद शफ़ी जो हैं वो एक बागबानपुरा लाहौर में एक जगह थी, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था और ये एक हिस्टोरिकली बड़ी पुरानी फैमिली है, मियाँ फैमिली कहते हैं। तो काफ़ी लोग इस फैमिली से उस टाइम सिविल सर्विसेज या ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे हैं। तो ये इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और आने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के साथ ये सर सैयद के मिशन में जुड़ गया। अच्छा। और सर सैयद की ज़िंदगी में ही इनका अलीगढ़ मूवमेंट से काफ़ी एसोसिएशन हो गया था। अच्छा। कई मीटिंग्स इन्होंने अटेंड की। फिर उसके बाद इनके एक कज़िन होते थे जिनका अर्ली डेथ हो गई, वो जज थे, वो भी जज थे। अच्छा। सर जस्टिस शाहुद्दीन। अच्छा। तो जस्टिस शाहुद्दीन वन ऑफ द अर्ली मुस्लिम जजेस में काउंट करे जाते हैं, यूनाइटेड इंडिया के या ब्रिटिश इंडिया के। तो इन दोनों ने मिल के
काफ़ी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के पार्ट रहे और बहुत सारी चीज़ों में। फिर उसके बाद इन द लेटर डेज़ जब अलीगढ़ से एक बार सर सैयद गए मूव करके पंजाब, तो बहुत बड़ा चंदा इन्होंने ख़ुद भी दिया और पूरे पंजाब से चंदा इकट्ठा करके दिया। होशियारपुर में एक स्पीच भी है बड़ी मशहूर सर सैयद की, जो अक्सर अलीगढ़ मूवमेंट में कोट की जाती है कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर लाइक अ ब्रदर एंड दे आर वन आई, जो अक्सर हम लोग शेयर करते हैं। ये वहीं होशियारपुर में दी थी सर सैयद ने। अच्छा, तो इसका पार्ट थे वो, ये उस पूरी मीटिंग में इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी। सर सैयद का रिसेप्शन ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके बाद में ये ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी ऊपर की तरफ गए ब्रिटिश इंडिया में, और ये एजुकेशन मेंबर थे इंडिया के। जिस वक्त 1919 में अलीगढ़ को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, 1920 में शायद 1919 में वो चार्टर जब साइन हुआ, जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती, तो सर मियां मोहम्मद शफी के एज अ एजुकेशन मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ के अप्रूवल इनके टेन्योर में हुए थे। अच्छा, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अच्छा, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनके कुछ तो उस रेसिप्रोकेशन में एज अ अवार्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्हें शायद पीवीसी, ऑनररी पीवीसी का वो मिला था। अच्छा। और अलीगढ़ का पहला डीलिट या ऑनरस कॉसा जिसको बोलते हैं, अच्छा, वो इनको जो है अवार्ड किया गया था। अच्छा, हाँ, ये रिकॉर्ड में है। अच्छा, इसमें आपने अंजुमन राई का जिक्र किया था पहले। जी। और क्या बरादरी की कुछ तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस के बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा पुराना सा डॉक्यूमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कैमरे पे दिखे तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा एफ़र्ट था पूरी कम्युनिटी का, कलेक्टिव एफ़र्ट था 1917 में। ये देखें अगर फोकस हो सकता हो। इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। ये उर्दू में है, जिस पे लिखा हुआ है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी आर्काइवल इंटरेस्टिंग है। उस ज़माने में ये है वैसी लिखी जाती थी शेर में ना। अच्छा। तो नहीं की जगह नहू लिखा हुआ है, देखिए आप। अच्छा, दूसरा ये रवायद है। हाँ। रवायद का मतलब ये हुआ कि वो प्रोसीडिंग्स, अजलास अव्वल अंजुमन रायान रोहिलखंड कुमायूं। अच्छा, ये इसका टाइटल है। और मुनक़दा 18 फरवरी 1917 बामुकाम पीलीभीत, बरमकान जनाब शेख मौलवी अब्दुल हक साहब, जॉइंट सेक्रेटरी रईस से पीलीभीत। और उसके बाद आगे और लोगों का नाम है जो प्रेसिडेंट थे, नज़ीर अहमद साहब, रईस आज़म डांग, जिनका मैंने जिक्र किया था। तो इसका अंजुमन का क्या रोल रहा है? जी बरादरी के अपलिफ्टमेंट। और ये बरेली की एक प्रेस से प्रिंट हुआ था ये प्रोसीडिंग। तो इस अंजुमन के पूरे मिनट्स मेरे पास इत्तेफाक से आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में वालिद साहब के रखे थे, तो मैंने इसको पढ़ा। तो एक तो ये कलेक्टिव एफर्ट था, पैसे इकट्ठा किए गए और इसके कंट्रीब्यूशन कई सारे थे। एक सेक्शन इन्होंने बनाया था बेवाओं को सेटल करने के लिए, एक सेक्शन इन्होंने इसमें बनाया था कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के लिए, और एक प्लान ये भी था कि शहर में एक छोटा सा बोर्डिंग स्कूल भी खोलेंगे, क्योंकि गाँव में रहते हैं लोग, तो जो आके यहाँ रहेंगे तो उनके लिए होगा। और चंदे की पूरी लिस्ट थी। तो उस वक्त में तो इन्फ्लेशन ऐसा नहीं था, तो 100 रुपये तो बहुत बड़ी रकम थी। जी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 500 रुपये भी उस ज़माने में दिए थे, जो आज से 100 साल पहले, 110 से 120 साल पहले। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 100 रुपये भी दिए थे, और 1 आना, 2 आना, 3 आना वाले भी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये तंजीम कब तक चली? आगे की इसकी बहुत डिटेल या प्रोसीडिंग्स तो नहीं मिल पाई, कब से कब तक चली, लेकिन कम से कम ये 4-5 साल तो एफर्ट रहे। और आगे कंटिन्यूशन में ये था कि डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब थे एक दैया बोझ के। अच्छा। उन्होंने लाइसेंसेड इन मेडिकल प्रैक्टिस किया था आगरा मेडिकल स्कूल से। अच्छा। तो उनकी स्पीच थी इस तंजीम में, वो इसी की 4 रुपये महीना स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए थे। अच्छा। बाद में उनकी पीलीभीत में प्रैक्टिस भी करते थे, और वो बाद में मूव करके चले गए आफ्टर पार्टीशन। हाँ, तो और इसके अलावा और कोई तंजीम जिसने काम किया हो? अच्छा, पहले या बाद में आज़ाद? उसके बाद तंजीमें और भी बनती रहीं। एक तंजीम 69 या 71 में वालिद साहब, उनके दोस्त और बहुत सारे लोगों ने अलीगढ़ में भी बनाई थी। उसके मिनट्स मुझे नसीम साहब ने शेयर किए। और भी कुछ तंजीमें बनी, वो अंजुमन आराइन के नाम से ही अलीगढ़ में बनाई? जी, अलीगढ़ में हबीब हॉल में जब वो रहा करते थे। अच्छा। तो उसमें अखलाक साहब थे, नसीम साहब थे, लईक साहब थे, कई सारे ऐसे लोग थे पुराने जो उस वक्त रहा करते थे। फिर उसके बाद में दिल्ली में कुछ मीटिंग्स हुई? दिल्ली में भी मीटिंग्स हुई। फिर माशाल्लाह आपने जो स्टेप उठाया आराइन एकेडमी वाला, तो ये भी एक मेरे ख्याल से मॉडर्न डेज का एक अच्छी प्रोसीडिंग है। एकेडमी ऑफ आराइन स्टडीज़ हमने 2020 में बनाई, और इसमें आपकी किताब पढ़ के थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और सोचा कि
आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो, कम्युनिटी को मालूम पड़े कि हम हैं क्या, और उसके साथ में एम्पावरमेंट की कोशिश की जाए और एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर बेहतर चीज़ें की जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वेबसाइट है, और इसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कंपटीशन भी कराए हम लोगों ने, और एक 2 मैगज़ीन के एडिशन निकाले हैं जिसके अंदर तमाम हिस्ट्री है, पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ हैं, और हमारे काफ़ी बच्चे मेडिकल में, जेई में और अलग अलग कंपटीशन में निकले हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाले हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं और इस तरीके से कम्युनिटी को एक तरीके से जोड़ने की कोशिश की है। लगभग 1000 लोग हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जब हम सूफ़ी और कल्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग भी रहे हैं, जैसे आपने बताया। तो इसमें बाबा बुल्ले शाह के पीरो मुर्शिद हज़रत शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह साहब का जिक्र आता है, तो थोड़ा सा उन पर रोशनी डालना चाहेंगे? शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क़ादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। अभी उनकी बायोग्राफ़ी पे तो बहुत सारी किताबें भी छपी हुई हैं, और उनकी जाक़त भी पंजाब में ही है, जहाँ आरामगाह उनकी है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्गों में रहे हैं, और बाबा बुल्ले शाह ने अपने अशारों में भी कई बार बाबा बुल्ले शाह ने क्या जिक्र किया है? बाबा बुल्ले शाह क्योंकि सैयद थे जी, तो, और शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह राई थे जी, तो वहाँ पे एक लोग तनकीद करते थे कि तुम यार एक सैयद के होके कैसे एक राई के जो है मुर्शिद हो गए। तो बाबा बुल्ले शाह का जो पंजाब कैसे एक राई के मुरीद हो गए, वो तुम्हारे मुर्शिद जो हैं वो तो राई हैं। तो वो जो हमारा एक कास्ट सिस्टम है, ये चीज़ें हैं, तो बाबा बुल्ले शाह ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि मारिफत मुझे जहाँ से मिल रही है, वो राई हो या सैयद हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो वहाँ से ही उन्हीं वेसल से सब कुछ सीखा है। तो डॉक्टर रेहान असद साहब, बहुत ही खुशी की बात है कि आप एकेडमी ऑफ अर्राई स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से आज तशरीफ़ लाए और आपने गुफ्तगू की। उम्मीद है कि ये जो गुफ्तगू है ये एक तरीके से हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे काम आएगी। और आपकी जो किताब है मैं इसको फोकस करना चाहूँगा, द अर्राइन डायस्पोरा इन रोहिलखंड रीजन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये किताब आपको जो है अमेज़न पे भी मिल जाएगी और इससे आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहनवाज़ भाई, बड़ा मज़ा आया। और आपकी ये टीम DJ डैश एकेडमी, इन लोगों ने बहुत दिलचस्प पॉडकास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू तो बहुत हो सकती थी, लेकिन अब बस टाइम की कमी है, तो कोशिश करते हैं कि यहीं वाइंड अप कर दें और फिर पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਾਈ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਮ। ਅਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਮ ਸੋਮ। ਕਿ ਅਰਾਈ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਮ। ਅਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਮ ਸੋਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੋਮ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਦਿਲਦਾਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਲੋਕੀ, ਅਰਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ।